नमस्कार, मैं हूं ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। जल्दी से नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। राजस्थान में सीएम गहलोत ने कोरोना जन जागरण अभियान की शुरुआत की। वर्चुअल लॉन्चिंग से जुड़े 1 लाख लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने की पहल। सीपीएम ने विधायक बलवान पुनिया को किया 1 साल के लिए सस्पेंड। पार्टी विरोधी गतिविधि के तहत कार्रवाई। पुनिया ने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग की थी। 15,000 के करीब पहुंचे कोरोना संक्रमण के केस। जयपुर में 28 तो धौलपुर में 10 केस सामने आए। संक्रमितों में ज्यादातर बाहर से आए प्रवासी शामिल। और राजस्थान में प्री मानसून बारिश ने दी गर्मी से राहत। मंगलवार को 14 जिलों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने दिया येलो अलर्ट। तो सीपीएम विधायक बलवान पुनिया को राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग करनी भारी पड़ गई। विधायक बलवान पुनिया को पार्टी का अनुशासन तोड़ने के मामले में पार्टी से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उन्हें पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, जिसका जवाब उन्हें 7 दिन में देना है। पार्टी ने उन्हें अनुशासन भंग करने और पार्टी के खिलाफ काम करने का दोषी पाया है। इसी खबर पर बातचीत करते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि सीपीएम विधायक बलवान पुनिया को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करनी भारी क्यों पड़ गई? पार्टी की तरफ से इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया? ऋतिका जी, कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं देती है, क्योंकि उनके पास इतने वोट नहीं होते कि वो अपना कैंडिडेट खड़ा कर दें। और उनका मानना है कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर की दूरी रख के चलते हैं, दोनों को बराबर का शत्रु मानते हैं। इसलिए उसके विधायक कभी किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग नहीं करते हैं। चूँकि पार्टी का ये जो स्टैंड है उनका इतने सालों से, यानी दशकों से, 1970 से जब से उनके विधायक चुन के आए तब से पार्टी यही रुख अपनाती आई है। तो उसका उल्लंघन करके और बलवान पुनिया ने वोट किया, इसलिए उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया। तो सर, जैसे कि उनसे एक नोटिस दिया गया और उनसे जवाब मांगा गया, तो क्या इस जवाब जैसे कि उनकी तरफ से आता है बलवान पुनिया की तरफ से, तो क्या इस पर दोबारा पुनर्विचार किया जा सकता है पार्टी की तरफ से उनके निलंबन को लेकर? निश्चित रूप से उनका जो भी जवाब होगा उसके आधार पे पार्टी हो सकता है कि अपना रुख बदले, लेकिन फिलहाल तो यही है कि उनको 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। वो क्या जवाब देंगे और उसके ऊपर पार्टी का क्या रुख होगा, या ये मामला जो पार्टी की जो सेंट्रल पोलिट ब्यूरो है उसके पास जाएगा और वहाँ पे अगर ये फैसला ओवरटर्न हो जाए तो अलग बात है। जी संजय जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए और आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर के बाद आपके साथ जुड़ूंगी। वहीं राजस्थान के राज्यसभा चुनावों में कोई उलटफेर देखने को नहीं मिला। परिणाम वैसे ही आए जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था। कांग्रेस को 2 सीटें मिली और बीजेपी को 1। दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफलता पाई। लेकिन दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मध्य प्रदेश से भी ज्यादा बड़ी तोड़फोड़ की कोशिश में थी। महेश जोशी ने चुनावों से पहले जांच एजेंसियों से खरीद फरोख्त की शिकायत भी की थी। संजय जी, हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो संजय जी, राज्यसभा के चुनाव राजस्थान में शांतिपूर्वक हो गए, सही ढंग से संपन्न हो गए, लेकिन अभी भी जो कांग्रेस पहले से ही आरोप लगाती हुई आ रही थी कि ऑपरेशन लोटस किया जा रहा है, वह उसी को लेकर यहाँ मुख्य सचेतक महेश जोशी भी सामने आए हैं और एक अखबार को, दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश से भी बड़ी जोड़ तोड़ में लगी हुई थी भाजपा इस राज्यसभा चुनाव में। देखिए, उन्होंने भास्कर को जो इंटरव्यू दिया है वो अलग बात है। उसके पहले वो एसीबी को और एसओजी को कंप्लेन कर चुके हैं कि विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई जी। और उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं। और पुलिस ने भी, हालांकि वो पुष्टि नहीं हुई है उसकी आधिकारिक रूप से, लेकिन माना जाता है कि पुलिस को भी अपनी प्राइमा फेसी जो इंक्वायरी है उसमें ये पता लगा कि कुछ विधायकों के फ़ोन पे कॉल आया था, मैसेज आया था और एक होटल में कुछ पैसे भी आए थे जो कि शहर की एक 5 स्टार होटल है बड़ी, उसमें। तो
वो भास्कर के इंटरव्यू के पहले ही बात कह चुके थे। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि अब उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर तोड़फोड़। तो ये बड़े पैमाने पे तोड़फोड़ कितनी थी ये तो कहा नहीं आ सकता, लेकिन हाँ, यदि बीजेपी गंभीर थी अपने कैंडिडेट को जिताने के बारे में तो ये मान सकते हैं कि कम से कम उसको 27-28 विधायक खरीदने की जरूरत पड़ती, क्योंकि उसके कैंडिडेट के पास इतने ही वोट थे। जी, तो जैसे ही उन्होंने भाजपा ने अपना दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया तो उससे यहाँ पर ये संभावनाएं लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की ज़रूर कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से, लेकिन जितनी भी कोशिश हुई वो सभी नाकाम रही, क्योंकि अशोक गहलोत अपनी सरकार और अपने विधायकों को बचाने में सफल रहे। संजय जी, न केवल वो कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों को एकजुट रखने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी और जो जितने भी निर्दलीय थे, यहाँ तक कि कुछ ऐसे निर्दलीय भी थे जो पहले बीजेपी के विधायक रह चुके थे और पार्टी से बगावत करके उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन आइडियोलॉजिकल वैचारिक प्रतिबद्धता या पुरानी अपनी पार्टी के प्रति जो उनके संबंध थे, उनके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर ये अशोक गहलोत की बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता थी। जी संजय जी, बिल्कुल। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है, और ये प्रस्ताव विधानसभा के सचिव प्रमिल कुमार माथुर के सामने रखा गया है। संयम लोढ़ा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 23 विधायकों के विशेषाधिकार का हनन किया है, साथ ही विधानसभा की छवि को भी ठेस पहुंचाई है। आपको बता दें कि पूनिया ने आरोप लगाया था कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इन विधायकों के साथ खान, रिको और प्लॉट कैश ट्रांजैक्शंस के जरिए डील की थी। और आप बता दें कि लोढ़ा ने कहा कि इन विधायकों पर ऐसे आरोप लगाकर पूनिया ने इनका विशेषाधिकार का हनन किया था। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, पहले पूनिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे विधायकों को लेकर, और अब निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया है। जब भी किसी विधायक के खिलाफ ऐसा विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया जाता है, उसके बाद किस तरह से कार्रवाई की जाती है सर, ये जानना चाहूंगी पहले। देखिए, अभी तो सदन बैठा हुआ नहीं है, लेकिन बाकायदा जब ये नोटिस दिया गया है तो उस सदस्य से जवाब मांगा जाएगा, और उनका जो जवाब होगा उसके बाद उस पर कोई आगे फैसला होगा। एक समिति भी गठित की जाएगी। पहले तो विधानसभा अध्यक्ष इसको देखेंगे कि ये इसमें कोई मेरिट है या नहीं है। जब वो मेरिट देखेंगे उसके बाद उनको जिनके खिलाफ आरोप है उनको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस का जवाब देंगे, और उसके बाद ये तय होगा कि सदन की एक कमेटी होती है, वो कमेटी इसके बारे में विचार करेगी और तब ये मामला आगे बढ़ेगा। संजय जी, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि कभी कोई उठकर किसी पे आरोप लगा रहा है, उसके चलते विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी अब सतीश पूनिया की तरह के खिलाफ भी दायर कर दिया गया है, तो इस दौर को किस तरह से देखा जाए, किस तरह की राजनीति दिखा रही है ये? देखिए, जाहिर है कि इस जो पूरा घटनाक्रम है राज्यसभा चुनाव का, उसको लेकर के दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी का पूरा मंतव्य था वो दिखाया कि कांग्रेस में अंतर्विरोध है, असंतोष है। वहीं कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पे था कि वो दिखाया कि किस तरह बीजेपी जैसे अन्य प्रदेशों में करते आई है, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, वैसे ही कोशिश वो राजस्थान में भी कर रही है। वो येन केन प्रकारेण अब राज्यसभा में अपना बहुमत हासिल करना चाहती है, और इसके लिए वो विधायकों की खरीद फरोख्त करने में, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में लगी रहती है। तो ये आप अब तक हमने राज्यसभा चुनाव में के बारे में जितनी भी चर्चा की, आप यकीन मानिए कि ये अभी उसका अंत नहीं हुआ है। इतना जरूर है कि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसमें बाकायदा अधिकृत रूप से शिकायत की गई है। चाहे वो अभी हमने गवर्नमेंट के चीफ विप को देखा कि उन्होंने एसीबी में शिकायत की है, या संयम लोढ़ा ने विधानसभा सचिव को ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक रूप से शिकायत नहीं की गई है। वो सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहे हैं। और यदि आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आपको प्रमाण देने चाहिए। आप ये कह के नहीं बच सकते कि हम भविष्य में आपको बताएंगे, हमारी पूरी नजर है और हम भविष्य में बताएंगे कि किस किस विधायक को के साथ क्या क्या डील हुई। और यही वजह है कि संयम लोढ़ा ने इसी बात को आधार बनाया है कि जब आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप बेबुनियाद आरोप कैसे लगा रहे हैं, और ये वाकई में गंभीर मामला है।
जी शुक्रिया संजय जी, तमाम खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लंबे समय तक प्रदेश महासचिव की भूमिका निभाने वाले नीरज डांगी अब राज्यसभा में पहुंच गए हैं। स्वराज एक्सप्रेस से बात करते हुए राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने कहा कि जिस भरोसे से पार्टी के आला कमान ने उन्हें ये मौका दिया है, वे उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। राज्यसभा में अब कांग्रेस का प्रतिनिधित्व बढ़ गया है। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और अब के.सी. वेणुगोपाल और एक युवा ऊर्जावान नेता नीरज डांगी की भी अब राज्यसभा में पहुंच चुके हैं। नीरज जी हमारे साथ में हैं और ये काफ़ी लंबे समय से जो है यहाँ पर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं यूथ कांग्रेस के और वर्तमान में महासचिव भी हैं। नीरज जी, आपका अनुभव काफ़ी लंबा रहा पार्टी के अंदर, तो अब आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद के रूप में। किस तरह आप देखते हैं कि इस जिम्मेदारी को प्रदेश हित में निभाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को, जहां मैंने युवक कांग्रेस को संभाला था राजस्थान में और लगातार पिछले 10 वर्षों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के रूप में मैं संगठन में काम कर रहा हूं, ऐसी परिस्थितियों में बहुत मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से हम लोगों ने ग्रास रूट पे वर्क किया और उसी को देखते हुए आलाकमान ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, शीर्ष के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, हमारे इंचार्ज अविनाश पांडे जी, उन लोगों ने मिलकर के एक सामूहिक निर्णय लिया कि एक वर्कर को मौका इस बार देना चाहिए राजस्थान से, ताकि आने वाले समय में एक मैसेज राजस्थान की कांग्रेस में जाए। राजस्थान बहुत मजबूत रहा है हमेशा कांग्रेस की जब बात करते हैं हम लोग, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जिम्मेदारी का प्रश्न रहेगा मेरे लिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अगर देखा जाए तो राजस्थान मूल से कांग्रेस की ओर से मैं ही एक प्रतिनिधित्व करने वाला रहूँगा, तो मेरी दोहरी जिम्मेदारी रहेगी, उसे बखूबी निभाने की मैं कोशिश करूंगा राजस्थान के लिए। सर, प्रदेश की बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे तय किए? हालांकि कल जब बात हुई थी विधानसभा में तो ये बताया गया था कि सबसे बड़ी बात मजदूरों के रोजगार को लेकर के है, तो 100 दिन का जो रोजगार मिलता है उसको 200 दिन के लिए भी प्रयास किए जाएंगे, जैसे के.सी. वेणुगोपाल जी ने भी कहा था। तो ऐसे क्या क्या आपने ऐसा तय कर रखा कि मुझे प्रदेश के लिए ऐसा करना है ताकि बहुत अच्छा फायदा प्रदेश के लोगों को मिले? मैं समझता हूँ कि सिर्फ मजदूरों को, श्रमिकों को रोजगार की बात नहीं कहेंगे हम लोग। नरेगा अपने आप में एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है और उसको हम लोग निश्चित रूप से उठाएंगे। 200 दिन की मांग गहलोत साहब ने की थी, उस पर हम लोग कायम हैं आज भी और उसे करना चाहिए था केंद्र की सरकार को। वो नहीं कर पाए, वो क्यों नहीं किया उन्होंने, वो उनको सोचना चाहिए इस बारे में, पुनर्विचार उनको करना चाहिए। ये निश्चित रूप से मुद्दा उठाया जाएगा। नरेगा को किस तरह मजबूती के साथ में हम लोग जो है, क्योंकि कांग्रेस की योजना रही है, एक बहुत अच्छी योजना रही, बेहतरीन योजना, और आज जब कोरोना का समय चल रहा है, जब श्रमिकों को रोजगार की आवश्यकता है, तो नरेगा जो है बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि एक उन श्रमिकों के लिए एक रोजी रोटी का साधन बन करके सामने आया है। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग किस तरह से जो है राजस्थान की इस आर्थिक मंदी से राजस्थान को उभारें और राजस्थान के चहुमुखी विकास को लेकर के किस तरह सदन में उठाएं। तो ये थे नीरज डांगी जी, जो हाल ही में राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। हालांकि भले ही ये विधानसभा चुनाव में 2-3 बार हार गए होंगे, लेकिन इनका कहना है कि जो जिम्मेदारी पूर्ण इन्होंने निभाई है संगठन में और प्रदेश की सेवा के तौर पर, तो इसी वजह से इनको यहाँ पर मौका मिला है और वो इस जिम्मेदारी को अब महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर निभाएंगे। जयपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए रामस्वरूप लामरोड़ा। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना जन जागरूकता कार्यक्रम की जोर शोर से डिजिटल लॉन्चिंग की। इस वर्चुअल लॉन्चिंग में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए, जिनमें सांसद, मंत्री, विधायक, पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में 30 जून तक राज्य भर में कोरोना जागरूकता का अभियान चलेगा और राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए इतने बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान शुरुआत की है। और इस अभियान में आपको बता दें, हर शख्स को मास्क लगाने, 2 गज दूरी रखने, बार बार हाथ धोने, सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकने, कोरोना के लक्षण नजर आने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर जांच कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आप लॉकडाउन के बाद पहली बार ऑफिस जा रहे हो, आपको मालूम है ना क्या क्या सावधानियां बरतनी है? हाँ बेटा, पता है। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं, इसलिए मास्क पहनकर बाहर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं।
हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 91650 If there is an outbreak in any part of the world, it will reach you. मंदिर मस्जिद से अधिक हमारे पास अस्पताल है, तो मैं तो दूसरे दिन कहता कि आज हमारे मजदूरों को यहाँ लेके आओ। जो अपने पढ़े लिखे मिडिल क्लास के या अमीर लोग हैं तो उनको लाने के लिए स्पेशल जहाज भेज सकते हो आप। अपने गरीब मजदूर के लिए एक ट्रेन या बस भी इंतजाम नहीं करोगे आप। ये प्रॉपर प्लानिंग ना होती तो शायद देश भर के अंदर कोरोना की महामारी की वजह से बहुत जाने भी जाती और अर्थव्यवस्था का भी बहुत नुकसान। In the history of mankind, 2020 would be seen as a year not for the Vision 2020, but for Corona 2020. देखिए नीलू व्यास के साथ हमारा स्पेशल प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और मुख्यमंत्री निवास से सीएम अशोक गहलोत ने 5 गाड़ियों को दूसरे जिलों के लिए रवाना किया, जो गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना से बचने के लिए जानकारियां देंगी। किन किन बातों का ध्यान रखकर कोरोना से बचना है, ये बताने के लिए 5 गाड़ियों को आज मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोरोना के खिलाफ राजस्थान की ये बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको बता दें ये डिजिटल लॉन्च किया गया है प्रोग्राम जन जागरूकता अभियान, जिसकी आज डिजिटल लॉन्चिंग की गई है खुद सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। वहीं सीएम ने 5 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो राजस्थान के कई जिलों में जाकर कोरोना के खिलाफ जो जागरूकता मिशन है उसकी शुरुआत करेगी। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड जुड़ चुके हैं। तो रामस्वरूप, सबसे पहले जन जागरूकता अभियान की बात करते हैं आपसे। किस तरह से चलाया जा रहा है ये पूरा जन जागरूकता अभियान, कितने दिन तक चलेगा ये, और किस तरह से हर गली मोहल्ले गांव तक पहुंचेगा ये? देखिए, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू हुआ है इसका वैसे तो ये कल यानी कि 21 जून से लेकर के 30 जून तक ये चलेगा। इसकी विधिवत जो लॉन्चिंग है वो आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। आज ही देखिए आप, पहले दिन ही करीब 1 लाख लोग उनसे जुड़े थे और सभी ने सीएम के जो मैसेज था, सरकार के जो प्रयास थे, उनसे सीधा देखा, सबने लाइव देखा। और ख़ास तौर पर कह सकते हैं कि इसकी दोनों तरीके से इस अभियान को चलाया जा रहा है। यानी कि पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यानी कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या व्हाट्सएप हो, इन सभी के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जो है ये बताया जाएगा कि कोविड-19 यानी कि जो कोरोना का संक्रमण है, वायरस है, उससे कैसे बचे। जिस तरह की गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा और सरकार के द्वारा जो जारी की गई है कि सभी व्यक्तियों को भीड़ में नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, 2 गज की दूरी रखनी है कम से कम, और मास्क का प्रयोग करना है, बार बार हाथ धोना है, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको लेकर के एक पूरा प्रोग्राम तय किया गया है, जिसके ज़रिए प्रत्येक पूरे प्रदेश में एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसके ज़रिए जो है
वायरस का संक्रमण कम से कम फैले, लोग इससे बचे, सावधान रहें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरा तरीका वास्तविकता का है, यानी कि जिस तरह से एक तरह का ये बताया जैसे मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और दूसरा जिस तरह से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास से 5 गाड़ियों को रवाना किया है जो गांव रामस्वरूप, इन्हीं 5 गाड़ियों के बारे में मैं पूछना चाह रही थी। एक तरीके से वहां वर्चुअली लोगों को समझाया, बताया, जागरूक किया जा रहा है। इन 5 गाड़ियों का क्या मसला है? कौन से जिलों में ये 5 गाड़ियां जाएंगी और लोगों को कोरोना के लिए जागरूक करेंगी? देखिए, ये गाड़ियां जो है अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन घूमती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तमाम मंत्री, तमाम जो विधायक है और जो ग्राम पंचायत स्तर तक के जो जनप्रतिनिधि है उन सबको इससे जोड़ा गया था। इसके साथ ही ग्राम पंचायत के पटवारी, ग्राम सेवक, यहाँ तक कि आशा सहयोगिनियों को, और उसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, गैर सामाजिक जो गैर सरकारी जो संगठन है, उन तमाम संगठनों को जोड़ा गया है। उनके जरिए भी गली मोहल्लों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करके और छोटे छोटे प्रोग्राम का आयोजन करके इस तरह के जो बताया जाएगा कि कैसे सावधानियां लोगों को बरतनी है ताकि वायरस जो है लोगों में नहीं फैले। क्योंकि अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार कोरोना के जो संक्रमण है वो फैल रहा है और इसका जो बचाव है वो सबसे बचाव ही एकमात्र इसका उपाय है कि लोग भीड़ में नहीं जाएं, बार बार हाथ धोएं और अगर कोई भी थोड़ी मामूली कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर को दिखाएं। तो इस तरह की जो सावधानियां बरतनी है यही सबसे बड़ा उपाय है कोरोना से बचने के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इतना बड़ा अभियान शुरू किया है जिसकी शुरुआत ही अब जैसा आपने बताया था कि देश में पहला राज्य राजस्थान है जहां पर इतना बड़ा एक प्रोग्राम, अवेयरनेस का प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है, जिसके जरिए हर गांव, गली, मोहल्ले तक इस अभियान को पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल रामस्वरूप, तो कोरोना के खिलाफ राजस्थान की बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई वहां डिजिटली, और दूसरी ओर 5 गाड़ियों को रवाना किया गया जो राजस्थान के कोने कोने तक जाके जागरूकता फैलाएंगी। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर के बाद मैं आपसे जुड़ूंगी। वहीं राजस्थान में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को आपको बता दें नए 67 केसेस सामने आए हैं। वहीं रविवार को रिकॉर्ड 393 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई थी। राजस्थान में दिक्कत ये है कि यहां अब कोरोना ने नए इलाकों में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। बात धौलपुर की करें तो रविवार को 112 मरीज आने के बाद सोमवार सुबह 10 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि राजस्थान का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में जो लोग संक्रमित मिल रहे हैं उनमें प्रवासियों की तादाद सबसे ज्यादा है। रामस्वरूप, आप से यही जानना चाहूंगी कि रिकवरी रेट तो बहुत अच्छा है, बहुत अव्वल नंबर पर है राजस्थान उसमें, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि कोरोना अब नए इलाकों में पैर पसारना शुरू कर दिया है उसने। तो कौन से ऐसे इलाके हैं जो अब जाकर उसकी चपेट में आए हैं? देखिए, पिछले 2 सप्ताह की बात करें तो अलग अलग दिन अलग अलग शहर यानी कि अलग अलग ज़िलों में जो है कोरोना के नए मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। कभी ये तो बात सही है कि जयपुर में तो लगातार काफ़ी संख्या में मरीज़ मिलते रहे हैं। उसके अलावा बाकी जैसे अलवर जिला हुआ, पाली हुआ, टोंक हुआ, नागौर हुआ, जोधपुर हुआ, भरतपुर हुआ, धौलपुर हुआ, ऐसे अलग अलग जिलों में अलग अलग दिन बहुत ज़्यादा संख्या में केस देखने को मिल रहे हैं। और बीते 3-4 दिनों की बात करें तो 2 दिन में तो रिकॉर्ड मरीज देखने को मिले हैं। कल 399 केस आए थे नए, परसों 393 नए केस देखने को मिले, और बीते सप्ताह भर की बात करें तो 250 से 300 के बीच प्रतिदिन नए कोरोना के मरीज मिलते रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कोरोना का जो संक्रमण है उसका दायरा लगातार बढ़ रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसमें न केवल प्रवासी मजदूर हैं बल्कि ऐसे बहुत लोग हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, किसी और राज्य में नौकरी करते हो, अब वो घर के लिए आए हैं लॉकडाउन खुलने के बाद में। यानी कि लॉकडाउन में जो डील दी गई है उस डील के बाद में जब लोग अपने घरों में आए हैं तब जब उनकी जांच की जाती है तब उनमें कोरोना संक्रमण पाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं पाया गया, यानी कि ना उनको बुखार, ना जुकाम, ना कोई खांसी, ना कोई और तबीयत खराब है। उसके बावजूद भी जब उनका सैंपल लिया जाता है तो उनका कोरोना संक्रमित पाया जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जब से लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है, जिसे अनलॉक 1 कहा जाता है, तब से, और जब 8 जून से सभी तरह के होटल्स, मॉल्स वगैरह खोल दिए गए हैं, उसके बाद से जैसे ही आवागमन पूरी तरह से वापस सामान्य हो गया है, किसी भी राज्य में आने जाने की छूट मिल गई है, जिलों की छूट पहले ही मिल चुकी थी। तो ऐसे में संक्रमण का दायरा अब लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है, जन जागरण अभियान, जिसके जरिए लोग खुद बचें, यानी कि संपर्क में दूसरों को न आए, कम से कम बाहर जाएं, मास्क का प्रयोग करें, बार बार हाथ धोएं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसीलिए ये
बड़ा अभियान छेड़ा है जिसके जरिए लोग इससे बच सकें। शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में हर साल छुट्टियों के बाद 1 जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से कुछ भी साफ नहीं है। ना तो सरकार ने स्कूल खुलने की बात कही है और ना ही बंद रखने की। ऐसे में अगर 1 जुलाई से स्कूल खुल जाते हैं तो बच्चों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि पूरे प्रदेश में 1563 स्कूल ऐसे हैं जो एक ही कमरे में चल रहे हैं और 100 से ज्यादा बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो पाएगा, क्योंकि लगभग 7688 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक ही शिक्षक है, यानी 100 से ज्यादा छात्रों पर एक ही टीचर और एक ही कमरा। वहीं देश भर में इन दिनों प्री मॉनसून बारिश हो रही है, जिससे झुलसती गर्मी से राहत मिल रही है। राजस्थान में तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से निजात मिलती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पहले जहां एंटी साइक्लोन एक्टिविटीज की वजह से राज्य में बारिश का असर दिखाई नहीं दे रहा था, वहीं अब हवा का रुख बदलने के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदलने लगा है। आपको बता दें, मौसम विभाग की माने तो राज्य में मंगलवार से ही बारिश का असर दिखने लग जाएगा। विभाग की ओर से 14 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके लिए विभाग की ओर से येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिन जिलों में आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा बारिश की संभावना है उसमें चित्तौड़गढ़, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर शामिल है। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।